गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ रंजन, आपका एसएसटी टीचर, फिर एक नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बच्चे हम क्लास 10th सब्जेक्ट सिविक्स और चैप्टर 2 जिसका हेडिंग है, जिसका टाइटल है फेडरलिज्म, इसकी बात करेंगे। ये पहली बार है जब मैंने कुछ भी इस बोर्ड पे लिखने का काम नहीं किया है। बच्चों, बोर्ड पे बहुत सारे कंटेंट्स आ नहीं पाते हैं, तो आज मैंने सोचा कि आपको जो है बुक्स के साथ लेकर चलूँ। ये आज मैं बुक के साथ आया हूँ। ये आपकी बुक है, यही बुक है जो आपको इस साल 10th में पढ़नी है, और इसी बुक को हम लोग फॉलोअप करते हुए चल रहे हैं। बच्चों, इस बुक में सिविक्स के चैप्टर 2 को जब हम शुरू करते हैं तो हमारा चैप्टर कुछ इस तरह से शुरू होता है। आपके सामने ये चैप्टर सामने आया है, फेडरलिज्म, जिसका पहला टॉपिक आप देखें तो पहला है फेडरलिज्म, दूसरा है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक, आप कुछ भी बोल सकते हैं, फीचर्स बोल सकते हैं। अब इसके बाद वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ को दिखाया गया है कि कौन से कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे फेडरल है। अगर आपको ये दिख रहा है, मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा, अगर ये आपको दिख रहा है, मैंने लाइट के सामने रखा है, तो ये पूरे वर्ल्ड में कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, रशिया है, आपका इंडिया है। आप इंडिया को ज़रा देखिए, मैं पास ला रहा हूँ, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह से साउथ अफ्रीका का जो है कुछ पार्ट, यही कुछ फेडरल कंट्रीज़ हैं, बाकी कंट्रीज़ फेडरल नहीं हैं। तो सवाल आता है कि फेडरल होता क्या है। तो फेडरल का एक ही मतलब होता है कि व्हेन द पावर ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बिटवीन 2 और मोर देन 2 लेवल। बच्चों, किसी भी कंट्री में जो पूरा पावर है, जो कंट्रोल है कंट्री के ऊपर, उसको अगर डिवाइड कर दिया जाता है तो वो कंट्री फेडरल हो जाता है। किसी भी कंट्री को चलाने के कई तरीके हो सकते हैं, अपने अपने तरीके से सभी कंट्री चलती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन अमेरिका में चले जाएं तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि वहाँ प्रेसिडेंट ऑल इन ऑल होता है। लेकिन अगर हमारे इंडिया में आए तो यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी पार्लियामेंट जो डिसीजन लेती है वही सब कुछ है। अगर जो सांसद हैं वो चाहेंगे तो प्रधानमंत्री कर पाएंगे, नहीं तो प्रधानमंत्री को भी रिजाइन करना होगा। इसके बाद आपने सुना होगा मोनार्क के बारे में, इसके बाद आपने पढ़ा है डिक्टेटरशिप के बारे में, और इसके बाद हम जो है चाइना जैसे देशों की बात करते हैं जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं। तो सभी कंट्री चलती है, लेकिन जो पावर है उसका डिवाइडेशन सभी के अंदर होता है। तो जो कंट्री पावर डिवाइड करती है वो फेडरल है, और जो नहीं करती है वो नॉन फेडरल है। तो बच्चों, फेडरल का सीधा एक मतलब है पावर इज डिवाइडेड बिटवीन 2 और मोर देन 2 लेवल। अब इसको समझिए, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है और इसका सारा पावर यूनियन के पास है। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे देश का एक नेता होता है जिसका नाम हम प्रधानमंत्री बताते हैं। प्रधानमंत्री ही हमारा सब कुछ होता है, वो कंट्री के बारे में डिसीजन लेता है। लेकिन इसके बाद हमारे कंट्री में 28 स्टेट भी हैं, तो 28 स्टेट खुद अपने आप के बारे में डिसीजन लेते हैं। जैसे हम अभी कोरोना की बात करें तो पहले वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि कोरोना में सभी चीज़ें लॉकडाउन रहेंगी, मार्च से सब चीज़ लॉकडाउन हो गया। लेकिन जैसे जैसे जून जुलाई आया, हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि राज्य खुद डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि स्टेट के पास भी पावर है कि वो डिसीजन माने या ना माने, या अपने तरीके से नए डिसीजन को लागू करे। यानी पावर जो है यहाँ डिवाइडेड है, और इसी को हम कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। बच्चों, जब हम अपने स्कूल में होते हैं तो अपने स्कूल में फेडरल स्ट्रक्चर को देखते हैं। हमारे यहाँ आप बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर टीचर होते हैं, टीचर्स के ऊपर जो है आपके कोऑर्डिनेटर सर होते हैं, कोऑर्डिनेटर सर के ऊपर जो है हमारे वाइस प्रिंसिपल होते हैं, उनके ऊपर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद भी अगर नई बात होती है तो डायरेक्टर सर हैं, उसके बाद चेयरमैन, यानी एक हायरार्की है बच्चों। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी सबके पावर डिवाइडेड है, हर किसी एक को जो है पावर मिला हुआ है, सबके अपने अपने पावर है। हाँ, एक का ज़्यादा है, एक का कम है, लेकिन सबके कुछ खास डिसीजन, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ कि आज मुझे क्या पढ़ाना है, लेकिन अगर मैंने कुछ इस तरह का नहीं किया, सिलेबस को नहीं करा, तो आप फिर मेरी बात जो है कोऑर्डिनेटर तक जाएंगे, फिर कोऑर्डिनेटर सर मुझे कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई आप जो है सिलेबस को ऐसे लेके जाइए। लेकिन इसके ठीक उलट हम अपने घर में चलते हैं। घर में मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, आप होते हैं, तो कई बार जो है पापा ने कह दिया आज आपको खाना में आम मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो आम नहीं मिलेगा। पापा ने कह दिया आज बाहर नहीं जाना है, तो नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप मम्मी से नहीं पूछ सकते, मम्मी से पूछेंगे वो भी बोलेंगे नहीं नहीं जाना है, पापा बोले हैं कि बाहर नहीं आना है तो नहीं जाना है। तो वहाँ पे जो पावर है बच्चों, वो कहीं ना कहीं सब कुछ आपके पापा के हाथ में, कि पापा ने जो डिसीजन ले लिया वही सब कुछ है। तो यहाँ पे जो बात आती है, यहाँ पे फेडरलिज्म नहीं है, यहाँ पे पावर का डिवाइडेशन
नहीं दिखता है। ये मैंने आपको समझने के लिए कहा है। अब आते हैं, जैसे हम चाइना जैसे देशों की बात करते हैं, वहाँ एक जिनपिंग साहब हैं, वो जो डिसीजन ले लेते हैं वही सब कुछ है। तो वो ऐसी कंट्रीज जो ऐसा करती हैं वो फेडरल में काउंट नहीं होती हैं। अब मैंने कहा है कि फेडरल 2 या 2 से अधिक, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो अपने पावर्स को 2 लेवल पर डिवाइड करती हैं, लेकिन बहुत से ऐसी कंट्री हैं जो 2 से अधिक लेवल पर डिवाइड करती हैं। जैसे इंडिया में पहला लेवल है हमारा यूनियन लेवल, जिसको हम सेंट्रल लेवल भी कहते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है। इस स्टेट के बाद हमारे पास एक और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है जिसको हम पंचायत बोलते हैं। पंचायत में जो मुखिया हैं, जिनको हम प्रधान भी बोलते हैं, दे ऑल आर फ्री टू टेक डिसीजन अबाउट देयर पंचायत, कि भाई अपने पंचायत में उनको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, उसके लिए वो फ्री है। तो अब बात करते हैं बच्चों आपके बुक के हिसाब से। आप अपने बुक को देखते जाइए। पहला जो फीचर है उस फीचर के हिसाब से 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट होगी लेकिन 2 से अधिक लेवल पे होगी। ठीक है। दूसरी बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी, कि अगर किसी लेवल पे लड़ाई हो जाती है, मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी एक लेवल को दूसरे लेवल से परेशानी हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन लेवल से लड़ाई हो जाती है, यूनियन लेवल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई स्टेट से हो जाती है, स्टेट उनकी बात नहीं सुनता, या 2 स्टेट में आपस में लड़ाई हो जाती है, तो उनका केस जो है जुरिडिक्शन के पास चला जाएगा, हमारे जज उस पर फैसला लेंगे और वो उसको मानना पड़ेगा। अभी अभी आपने देखा था मायावती आपकी जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने जो है मोदी साहब के कई फैसलों को मानने से मना कर दिया क्योंकि उनकी पार्टी इनकी विरोधी है। लेकिन चूंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद कोर्ट में केस चला जाता है और बाद में जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसी को मानना पड़ता है। अब मैं एक बात आपसे कहता हूँ, आपने कभी कावेरी नदी के बारे में सुना होगा, पिछले साल 9th क्लास में पढ़ा होगा। कावेरी नदी, इसको लेके तमिलनाडु और कर्नाटक में हमेशा लड़ाई होती रहती है। कर्नाटक पानी देता नहीं है और जब बाढ़ आ जाती है तो छोड़ देता है, यानी तमिलनाडु को पानी सूखे के टाइम में मिलता नहीं और जब बाढ़ का बात आता है तो इतना मिलता है कि तमिलनाडु डूब जाता है। तो ऐसे में कावेरी के पानी के लेके दोनों में लड़ाई चल रहा है। तो ऐसे डिसीजन में जो है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही वैलिड होगा, किसी और का डिसीजन नहीं मान्य होगा। तीसरा, स्पेसिफिकेशन ऑफ जुरिडिक्शन, कि भाई जुरिडिक्शन का स्पेसिफिकेशन है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं और वो क्या, यानी सबके पावर जो है पहले से क्लियर है कि कौन व्यक्ति क्या डिसीजन ले सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे के डिसीजन में जाके हस्तक्षेप करे या कोई दूसरा किसी दूसरे का डिसीजन ले, ये हो नहीं सकता। यानी मैं अगर कहूँ आपसे कि कंट्री के बारे में क्या डिसीजन लेना है तो हमारे प्रधानमंत्री तय करेंगे, लेकिन बिहार राज्य के बारे में क्या डिसीजन लेना है ये हमारे मुख्यमंत्री तय करेंगे। श्री नीतीश कुमार जी ने तय किया कि हमारे बिहार में शराबबंदी होगी, तो बंदी है, हमारे बिहार में शराब नहीं मिलता, लेकिन भारत भर में सब जगह शराब मिलता है। भारत भर में कुछ राज्यों को अगर छोड़ दें तो हर जगह शराब मिलता है। इसका मतलब है कि लिकर पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि ठीक है, ओके है, लेकिन हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा नहीं, ये ओके नहीं है, ये बैन रहेगा। आप देख रहे हैं ये राज्य का डिसीजन राज्य भर में लागू है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के चलते जो है पूरे भारत को बंद कर दिया गया, नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार सीएम है बिहार के, इसलिए बिहार में बंद है। नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। बच्चों, चूंकि किसी भी चीज़ को रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, इनकम की ज़रूरत होती है, तो कहाँ से किसको कितना इनकम आएगा ये पहले से तय होता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे से मांग लेगा या कोई दूसरे की इनकम में से ले लेगा, नो। तो होता क्या है, तो होता ये है बच्चों कि बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जो राज्य सरकार को मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। जैसे मैं कहूँ पेट्रोल डीजल पे स्टेट, आपने कई बार जीएसटी सुना है, तो जीएसटी में देखिएगा जीएसटी के आगे एक बार सी लगा रहता है, एक बार जीएसटी के आगे आपका जो है एस लगा रहता है। सी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एस माने स्टेट जीएसटी। तो ये अपने अपने अधिकार है कि कौन कहाँ से कितना पैसा ले सकता है। नेक्स्ट, डिफरेंट बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट, कि भाई ये दोनों जो यूनिटरी गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट, इसमें क्या अंतर है। तो अंतर की बात अगर करें तो यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल वन पर्सन जो है डिसीजन ले लेते हैं। दूसरा, डिसीजन बड़ी क्विक होता है, भाई एक ही आदमी को डिसीजन लेना है तो जल्दी हो जाता है। तीसरा, डिसीजन गलत भी हो जाते हैं क्योंकि जल्दी में लिया गया डिसीजन है। कोई भी चीज़ अगर जल्दी से किया जाए तो गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। चौथा, ये जो है इसके जो
रिजल्ट आते हैं, आउटपुट आते हैं, वो हमेशा अच्छे नहीं आते। कभी ठीक है लेकिन हमेशा अच्छे नहीं आते। इसके ठीक उलट अगर हम चले, हमारे यहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट, इसके डिसीजन बहुत लेट आते हैं लेकिन एक्यूरेट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा, एक हैवी डिस्कशन, एक ह्यूज डिस्कशन के बाद लिए जाते हैं, टाइम टेकन होते हैं, तो इसके सही होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो ये तो बातें हैं कि क्या इनके दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। अब हम आते हैं फिर से आगे। अब हम देते हैं काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म, कि भाई फेडरलिज्म है तो कितने तरह के होते हैं। तो इसमें दो टॉपिक है बच्चों, देखिए, कमिंग टुगेदर, आपको शायद दिख रहा होगा, कमिंग टुगेदर, और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। बच्चों, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर, जब बहुत सारी कंट्रीज, बहुत अलग अलग कंट्री जो कल तक अलग अलग थे, वो एक साथ आकर अपना एक नाम बताते हैं। बहुत अलग अलग कंट्री, बहुत ढेर सारी कंट्री जब एक साथ जुड़ जाते हैं और जुड़कर अपना एक नाम बताते हैं, इसको कमिंग टुगेदर कहते हैं। और जब एक ही कंट्री अपने आप को कई पार्ट में तोड़ देती है, जिससे जो है वो अपने स्टेट को, अपने कंट्री को रन कर सके आसानी से, तो उसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। बच्चों, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिएगा। आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो हमारे होल्डिंग टुगेदर बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे एक ही हैं, आनंद पब्लिक स्कूल के बच्चे। हम आनंद इंटरनेशनल के बच्चे हैं, तो आनंद इंटरनेशनल ही सभी का है, सब लोग आनंद के बच्चे हैं। लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा एजुकेशन देने के लिए हमने उनको सेगमेंट किया है। कोई 1 क्लास का है, कोई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी अपने आनंद के बच्चों को ही 10 अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। यही है होल्डिंग टुगेदर। लेकिन इसके ठीक उलट हम कोचिंग की बात करते हैं। कोचिंग आप गए होंगे, जाते होंगे। कोचिंग में क्या होता है? कोचिंग क्या है? एक कोचिंग है, लेकिन वहाँ जो बच्चे आते हैं, कोई आनंद से आता है, कोई आदर्श से आता है, कोई बगल वाले स्कूल से आता है, पता नहीं पटना के किन किन स्कूलों से, 10 तरह के स्कूलों से बच्चे आते हैं और कोचिंग में पढ़ाई करते हैं। यानी कोचिंग एक जगह है जहाँ 10 अलग अलग स्कूल के बच्चे एक जगह जमा होते हैं और सब लोग उसी कोचिंग के बच्चे कहे जाते हैं। तो बच्चे, ये जो होल्डिंग टुगेदर है वो आप समझ चुके हैं। कमिंग टुगेदर ये कोचिंग वाली ही बात है। कमिंग टुगेदर में अलग अलग कंट्री अपने आप को यूनाइट करके एक बताते हैं। जैसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दोनों में चले जाइए, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चिले है, सूरीनाम है, आपका उरुग्वे है, पराग्वे है, पता नहीं कितनी कंट्री है, लेकिन उनका एक कॉमन नाम है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके ठीक उलट हमारा इंडिया देखें, हमारा इंडिया होल्डिंग टुगेदर है। क्या? भारत इतना बड़ा है जिसने अपने आप को सही से रन करने के लिए 28 टुकड़ों में तोड़ लिया है। कोई बिहार है, कोई महाराष्ट्र है, कोई गुजरात है, कोई मध्य प्रदेश है। तो अब मुझे लगता है कि आप होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर समझ चुके होंगे। इसके बाद की बात मैं अगले वीडियोस में आपके साथ करूंगा। तब तक आप जो है बुक्स, मैंने आज दिखाई दिया है कौन सा बुक है आपका, आप जो है और अपने अपने फैक्ट्स को अलग अलग बुक से कंसीडर करें, जमा करें और अच्छा नोट्स बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।